आत्मनिर्भर बजट के बारे में क्या आज हो सकता है, किस सेक्टर को क्या कुछ मिल सकता है, ये आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है और इस सेक्टर को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं आज। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई लिमिट को 49% से 74% किया गया है। इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, स्वदेशी मिशन के तहत रक्षा समझौतों से देश का काफी पैसा भी बचेगा, इसीलिए इस सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें हैं। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार का मेक इन इंडिया प्लान पर पूरी तरह से फोकस रहेगा। इसके साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को गति देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों पर रोक लगाई गई है। और आगे अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में क्या चीजें इनमें हो सकती है, बड़ी तोपों से लेकर मिसाइल तक इसमें शामिल हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि लगातार ज्यादा कोशिशें यही है कि चीजें यहीं पर बने। इसमें 5 से 7 साल में 4 लाख करोड़ के स्वदेशी अनुबंध भी किए जाएंगे। इससे जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान और चीन के बढ़ते खतरे को देखें तो रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान संभव आज माना जा रहा है। क्योंकि खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। जिस तरीके की परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों में हुई है चाइना और पाकिस्तान से, उसको लेकर डिफेंस सेक्टर को बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट को लेकर। लेकिन देखना होगा कि वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या निकालती हैं और किस सेक्टर को क्या कुछ मिलता है। लेकिन डिफेंस सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है और फोकस भी सरकार का इस पर इस बजट में रहने वाला है, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत की झलक इस बजट में कितनी दिखेगी, ये देखना होगा। डिफेंस सेक्टर की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार का मेक इन इंडिया का प्लान जिस पर फोकस रहेगा, ज्यादा जोर रहेगा। स्वदेशी उत्पादों को गति देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी बड़ी तोपों से लेकर मिसाइल तक इसमें शामिल है और बहुत सारे आगे हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से इस सेक्टर को और मजबूत किया जाना है, उसको लेकर आज इस बजट में देखना होगा कि क्या ऐलान किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज बजट पेश होने वाला है। तो देखा आपने किस तरह से ये सेक्टर, अलग अलग सेक्टर जिसमें उम्मीदें आम जनता को है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि विश्लेषण करना बहुत जरूरी है बजट को लेकर। जो उम्मीदें, जो आकलन किया जा रहा है वो कितनी पूरी होंगी। हमारे पास एक एक्सपर्ट का पैनल इस वक्त जुड़ गया है, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अभिषेक राजा राम जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है अभिषेक राजा राम जी आपका। रणधीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। चलिए सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक झलक इस बजट में देखेगी, लेकिन आम जनता जो चाहती है हर बार की तरह, क्या उसे इस बजट में भी जो उम्मीदें जनता लगाती है, एक मिडिल क्लास लगाता है, वो क्या पूरी होगी? आपको क्या लगता है कैसा होने जा रहा है ये बजट आज? देखिए, कोरोना महाकाल के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं, एक तो वो सरकार के सामने चुनौती है। दूसरा मैं कहूँगा बिल्कुल खुले मन से कि जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मुझे लगता है केंद्र सरकार उन राज्यों को कुछ न कुछ ऐसे तोहफे के रूप में देगी जहाँ के चुनावों को प्रभावित किया जाए, चुनाव जिस राज्य के वोटरों को अपनी तरफ मोटिवेट किया जाए। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जहाँ लोगों की अपेक्षाएं हैं सरकार से। दूसरी, सारे घर परिवारों की अर्थव्यवस्थाएं बड़ा चौपट हो गई हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो, या छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं उनका हो। तो सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ न कुछ ऐसा, और कल प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि इस दशक का पहला बजट है, सरकार कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे कि सारे लोगों को अच्छे से मैनेज किया जा सके, सारे लोगों में अच्छा सा संदेश जा सके। तो ये अब 11 बजे के बाद वित्त मंत्री जी बताएंगी, निश्चित तौर से कुछ न कुछ ऐसे पिटारे खोलेंगी जो सारे लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। बिल्कुल, हमारे साथ रणधीर सिंह जी भी मौजूद है, अर्थशास्त्री। रणधीर जी, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं आने वाले इस बजट को? इसके अलावा आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इस बार फोकस किस चीज पर किया जाएगा, क्योंकि चुनौतियों के बीच में ये बजट पेश किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि महामारी काल के बाद लोगों के व्यापारी वर्ग पर और आम जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सरकार से मैं ये देखता हूँ कि कोरोना काल के बाद जैसे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान रहा है, तो व्यापारी वर्ग के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं की होंगी।
और जैसे 2 महीने से आप सब लोग देख रहे हैं कि किसान काफ़ी सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, तो सरकार ने किसानों के लिए भी काफ़ी बेहतर सुविधाएं इस बजट में पेश करने की कोशिश करेगी। रणधीर जी, यही सवाल था कि आखिर चुनौतियों के बीच में बजट पेश किया जा रहा है, तो क्या वो उम्मीदें जो जनता लगाकर रखी है वो पूरी होंगी? क्या राहत मिलेगी? जैसा कि आप कह रहे थे कि बिजनेसमैन जो हैं उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है इस महामारी के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में, तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में भी राहत मिल सकती है? जी, मेरा ये मानना है कि सरकार को इनकम टैक्स में भी काफ़ी राहत देनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यापारी वर्ग पे काफ़ी टैक्सेशन का बोझ पड़ा है। जीएसटी की तरफ अगर देखा जाए तो पेनल्टी के नाम पे काफ़ी सरकार ने टैक्स में कलेक्शन की है। सरकार को इसमें थोड़ी सी जीएसटी में राहत देनी चाहिए, ताकि इससे जो कोरोना महामारी के बाद व्यापारी जिस तरह से उनके व्यापार बंद हुए हैं, ताकि उन्हें रिफॉर्म में काफ़ी मदद मिल सके। इससे टैक्सेशन में काफ़ी मदद करनी चाहिए। जी, अभिषेक राजाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री। अभिषेक राजाराम जी, बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। अभिषेक जी, चुनौतियों के बीच में बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी आपसे कि क्या लगता है कि इस बजट में क्या खास होगा, और जीडीपी को ध्यान में रखते हुए भी ये बजट कितना ज्यादा अहम होने वाला है पिछले साल की जीडीपी को अगर देखें हम तो? देखिए, बजट बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि यहां से दिशा निर्देश तय होगा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है या सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है। एक हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम सर्विस सेक्टर को टारगेट करते हैं। 130 करोड़ की जनता में आपको सर्विस सेक्टर में जाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, और हमारी एजुकेशन उस तरह की है नहीं कि हम स्किल्ड लेबर इतने बना सके या उन्हें तैयार कर सके। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें चाइना से कम्पीट करना पड़ेगा। और रही अगर इनके बजट भाषणों की बात, तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। रीजन, अगर आप पिछले साल का बजट भाषण देखें, जो हिंदुस्तान के इतिहास का सन 47 तक का सबसे लंबा बजट भाषण था और उपवाऊ भाषण था, उसमें उन्होंने कहा था अन्नदाता को हम ऊर्जा दाता बनाने वाले हैं। पीएम कुसुम योजना लॉन्च की थी कि आप सोलर एनर्जी लेकर आए। कितनी सोलर एनर्जी आ गई? इन्होंने पिछले साल कहा था कि हम किसान रेल लेकर आएंगे। इन्होंने ये कहा था कि हम किसान उड़ान योजना लेकर आ रहे हैं कि किसान को हवाई जहाज मिल जाएगा। अरे हवाई जहाज रेल तो छोड़ो, किसान रोड पर बैठा है, उसे तो ये सुन नहीं सकते। लेबर्स को पैदल घर जाना पड़ा लॉकडाउन में। और इन्होंने कहा था कि हम 5 नई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पिछले बजट में ऐलान करा था। कौन सी 5 सिटी थी, वो आज तक ऐलान हुआ ही नहीं। और अगर आप देखो, इन्होंने कहा था बजट फार्मिंग को हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बना देंगे और जीरो बजट फार्मिंग करेंगे। इस पर सिर्फ घोषणा हुई और आज तक नीति ही नहीं बनाई गई। और एफएमआरबी का पूरी तरह वायलेशन हो गया। इस साल का बजट घाटा आप कोरोना के नाम पर डाल दें, लेकिन बजट भाषण और बजट घाटा बहुत ज्यादा होने वाला है। और जहां तक बात रही आत्मनिर्भर भारत पैकेज की, तो लोन डीएसए का पैकेज है कि आप लोन ले लो। एमएसएमई को भी कह दिया लोन ले लो। स्टेट का जीएसटी पे नहीं करते, कहते साहब आप आरबीआई से लोन ले लो। लोन डीएसए थोड़ी चला रहे हैं। एमएसएमई को तो इन्होंने जीएसटी एमनेस्टी आईटीसी के बिना दे दी। लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी जितनी लगा दी, मर गया है बिल्कुल एमएसएमई। और जहां तक डिजिटल भारत बनाने की बात है, तो इनसे ढंग के पोर्टल तक नहीं चलते। ना एमसीए का पोर्टल चलता है, ना जीएसटी का पोर्टल चलता है। इनकम टैक्स जो ट्रेसेस का पोर्टल है वो भी ठीक से नहीं चलता। इनके पिछले साल के बजट भाषण की लास्ट लाइन थी, दैट शुड स्पर ग्रोथ इंपल्स इन द इकोनॉमी। ग्रोथ की बात कर रहे थे। और मार्च 2020 का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 3.3% था। पूरे साल में जब इन्हें 2014 में अर्थव्यवस्था मिली थी तो 9% ग्रोथ थी, जो कि इनके ही काल में 6 साल में घटकर 3% रह गई। कोरोना नहीं भी आया होता तो भी जून के आंकड़े नेगेटिव में गए होते। तो इनके बजट भाषणों में, और जो इन्होंने ब्लू इकोनॉमी बनाने की बात करी थी 2016 में, क्या आज तक एक्वेरी प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने कुछ लेकर आए? सिर्फ बजट भाषणों में बोल देने से। जैसे आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे होता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाता है कि पिछले साल में हमने क्या किया, क्या अचीव करा, कहां पोजीशन है। ये पोजीशन बताने के बजाय इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में ये फ्यूचर की बात करें। इलेक्शन मैनिफेस्टो स्पीच चल रही थी क्या? ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उस तरह से बजट भाषण में कुछ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा हाथ। हाँ, तो जीएसटी कलेक्शन में आप बताइए ना, आप आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, रूल 36(4), 2A, 2B,
20% की लिमिट ले आए, फिर 10% की ले आए, 5% की ले आए, 2A 2B के जाल में फंसा दिया। अगर आप आईटीसी नहीं देंगे तो फिर कलेक्शन तो बढ़ ही जाएगा ना। आप किसी का आईटीसी मत दो, उसको पूरा टैक्स देने के लिए कह दो। ठीक है, मैं इस तरह तो बात बढ़ती जाएगी ना, कलेक्शन बढ़ता जाएगा। और उसमें कितना पोर्शन इंटरेस्ट और लेट फीस का वो तो बताओ। ठीक है, रणधीर जी के पास में आता हूं ज्यादा चीजें समझने के लिए। एक आम आदमी रणधीर जी ये चाहता है कि उसको क्या मिलेगा इस बजट से? सर, आम आदमी ये चाहता है कि उन्हें इनकम टैक्स में, जैसे होम बायर हैं, होम बायर के इंटरेस्ट डिडक्शन काफ़ी पहले जो लिमिट थी 2 लाख उसे बढ़ा के आगे 3 लाख तक की उम्मीद करते हैं। और कोरोना काल के बाद जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस के प्रीमियम काफ़ी लोगों ने लिए हैं, तो 80D में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा 80D में रिलीफ मिले। और तीसरी उम्मीद मैं ये करता हूँ कि GST में जिस तरह से एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे एक बार, दोबारा से सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो व्यापारी वर्ग नील रिटर्न फाइल करता था, नील रिटर्न के नाम पे भी इन्होंने जो GST में वसूली की है उससे काफ़ी राहत मिले। अगर किसी वजह से, जैसे कोरोना काल के बाद काफ़ी चीज़ों पे प्रभाव पड़ा है, तो व्यापारी को नील रिटर्न के नाम पे भी पेनल्टी का बर्डन झेलना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि जैसे व्यापारी को जो बिजनेस में थोड़ी सी राहत पैकेज मिले, थोड़ी सुविधाएं मिलें, ताकि इससे उन्हें दोबारा रिफॉर्मेशन में अच्छा सुनील जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि रोजगार सृजन कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, कोविड के बाद हमने बहुत सारी इंडस्ट्री देखी, प्रभावित हुई, बहुत सारे सेक्टर प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। सबसे बड़ा चैलेंजिंग तो अब है ये इन्वेस्टमेंट की। अगर बात होती है तो इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं पा रहा अभी फिलहाल, तो सृजन कैसे होगा नौकरियों का? ये सबसे बड़ी चुनौती आपको लगता है कि है सरकार के सामने अभी? नहीं, बिल्कुल है। और जो अर्थशास्त्री ने कहा कि जब तक हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग में जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब दूसरे देशों से कच्चा माल आता है, कच्चे माल पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स कम से कम मिनिमम नहीं करेगी हमारी भारत सरकार, तब तक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई भी बजट जब पेश करती है तो देश के नागरिकों से, सारे लोगों से उम्मीद होती है। अब GST कलेक्शन को लेकर देखो, GST जब से लागू हुई है, मुझे लगता है 80,000 करोड़ से ऊपर का पैसा जो रिफंड होता है वो फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। इसमें सरकार क्या करेगी? उसमें तमाम CAs, तमाम बड़ी बड़ी कंपनी इसमें सम्मिलित पाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि अभी आपने देखा होगा कि NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जब सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए फूड मुहैया कराती है, उसकी बात यदि हम करेंगे तो किसान आंदोलन को लेकर के जब सरकार दबाव में थी तो मुझे लगता है कि 10 लाख करोड़ टन से ऊपर का सामान खरीद चुकी है। और इनके पास रखने के लिए FCI गोदामों में कितने हैं? 6.5 लाख करोड़ टन के आसपास। पिछली वर्षों की हम तुलना करें, 3-4 वर्षों की, तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ टन का खाद्यान्न खराब होता है। FCI गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है। अब इतना बड़ा जो नुकसान सरकार के सामने होगा कि आपने एक आंकड़े दर्शाने के लिए पूरे देश के सामने कि किसानों का हमने किस तरीके से फसलें खरीदी हैं, यदि वो उन आपके पास FCI गोदामों में रखने के लिए जगह ही नहीं है तो वो आप लेके कहाँ जाएंगे? ये 3 लाख करोड़ के आसपास का, करोड़ टन के आसपास आपने जो खाद्यान्न खरीदा है उसकी भरपाई कहाँ से होगी? जब तक कि 3-4 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे, 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो बजट सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो किसान आंदोलन को लेकर के अब तक जो आंकड़े आए हैं कि 2 लाख करोड़ के आसपास देश का नुकसान हो गया, वो भरपाई आप कहाँ से करेंगे? कोरोना महाकाल को लेकर के आप देखेंगे तमाम अर्थव्यवस्था चौपट आ गई है। तो केवल राजनीति आप करेंगे बैठ करके। और दूसरा, देश के नागरिकों से भी उम्मीद सरकार करती है कि ईमानदारी से सरकार के साथ आएं। लूपपोल तो हो सकते हैं, लेकिन आप केवल बैठ करके लूपपोल देख के और उसमें से निकलने का आप प्रयास करेंगे, या उसमें से चोरी करने का प्रयास करेंगे, या आप उसमें से ऐसी चीजें देखेंगे जहां सिर्फ और व्यक्तिगत तौर से आपको फायदा हो, देश को नुकसान हो, तो ये भी देश के नागरिकों को सोचने की आवश्यकता है। कोविड के दौरान सुनील जी जो परिस्थितियां हुई वो तो हम सब जानते हैं ना, वो तो किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद भी आप देखो, परसों का घोटाला आपने देखा ना, GST वापसी का 19,000 करोड़ का तो अभी परसों का घोटाला आ गया है। तो ये तो कोरोना काल में जहां देश जूझ रहा है, जहां सारा बजट यदि राजकोष की हम बात करेंगे तो बिल्कुल नील है भारत सरकार का, वो पैसा आएगा कहां से? केवल GST संग्रह से थोड़ी पैसा आ जाएगा। GST संग्रह से आपने पैसा लिया, आपने देखा सारे प्रदेश चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। तो जब आप प्रदेशों को भारत सरकार पैसा नहीं दे पा रही है, दूसरा ऐसी चीजें आपने
आपको निकल के आ रही हैं कि पूरा आंकड़ा जब से जीएसटी लागू हुई है तब से 80,000 करोड़ के आसपास का ऐसा फंड है जो जीएसटी वापसी के नाम पर घोटाले हो गए, फर्जी कंपनियों के नाम पर घोटाले हो गए। इसका उत्तरदायित्व किसका होगा? या तो कोई लूपहोल जीएसटी में है तो क्या यहाँ के जो सीएस बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बैठी हुई हैं, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे इस परिस्थिति में भी हम देश के साथ ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरह से हमारी धराशायी हुई है कोविड के दौरान, सरकार ने हालांकि प्रयास किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस बजट में जो उम्मीदें जनता लगा रही थी बहुत सारी, हम देखते हैं कि हर बार के बजट और इस बार के बजट में बहुत अंतर हमें इस बार देखने को मिल सकता है। हालांकि वित्त मंत्री ने कह दिया कि 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया होगा जो इस बार आने वाला है, तो इसीलिए लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं। लेकिन चैलेंज तो हैं सरकार के सामने बहुत, क्या लगता है आपको? जी, सरकार के सामने काफ़ी चैलेंज हैं, लेकिन सरकार ने देखा जाए तो सरकार ने पिछली बजट से और इस बजट के दौरान जो पेश होने वाला है, काफ़ी जो ज़्यादा ध्यान दिया है वो केवल टैक्स कलेक्शन पर दिया है। सरकार का पूरा ध्यान ज़्यादातर टैक्स वसूली पर है। सरकार ने पिछले बजट के हिसाब से जो उम्मीदें की थी, लोगों ने लगाई थी, उस हिसाब से सरकार उन पर खरी नहीं उतरी है। और अब आम लोग इस बार बजट से उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार बजट से हमें काफ़ी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और बाकी जैसे 2 महीने से अब किसान अपनी सड़कों पर हैं, किसानों का देखते हुए भी सरकार से उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए इस बार कुछ नया लेके आएगी। बिल्कुल। अभिषेक राजाराम भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा भी एक सवाल है। कई सारी ऐसी गृहिणी हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेट है वो कम होंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि रेट बढ़ रहे हैं और पेंडेमिक के बाद उनके लिए भी एक चैलेंज हो गया है। जो बिजनेसमैन है, हर किसी के घर चूल्हा जलता है, लेकिन ऐसे में जब रेट ही बढ़ रहे हैं, जब कमाई नहीं हुई है, तो कैसे भरपाई करें? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, मेरा गृहिणियों को सिर्फ यही कहना है कि देखिए, एक तो सब्सिडाइज सिलेंडर अब बहुत कम मिलता है। बहुत लोगों ने सब्सिडी छोड़ भी दी और कुछ मैंडेटरी थी नहीं। जो बहुत ही गरीब वर्ग की हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना सरकार चला रही है। ये बहुत जरूरी है कि इस समय सिलेंडर के दाम कम करे जाएं, क्योंकि जो खाद्य इन्फ्लेशन है वो अक्टूबर में अराउंड 11% थी, जो कि दिसंबर में ईज ऑफ करके 9% के आसपास आ गई है। लेकिन दालों के दाम 23% के आसपास बढ़ चुके हैं पिछले साल से, और सब्जियों के दाम करीब 18% बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में गृहिणियों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि उनका जो किचन का बजट है वो गड़बड़ाया हुआ है। तो हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है। एलपीजी पर सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत भी है। और ये जो 100, 150, 200 रुपए या 800, 900 रुपए का जो सिलेंडर आ गया है, 100, 150 रुपए जो पिछले 2-3 महीने में बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन हमारे पास अप्रैल 2019 में सबसे ज्यादा रेट थे बजट इनके गैस सिलेंडर के। अब दूसरा, मैं अपने एक जो पैनलिस्ट थे रणजीत जी से जो पहले कौशिक जी बोल रहे थे, मैं उनकी एक बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज करना चाहूंगा कि आपने बार बार सीए का नाम लिया कि जो चोरी हो रही है उसमें सीए और बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो मैं उनको प्लीज ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जी, बड़ी कंपनियां इस तरह की रिफंड की चोरी नहीं करती हैं। बड़ी कंपनियां चोरी नहीं करती, कोई फर्जी लोग होते हैं जो चोरी करते। और हर चीज में सीए का नाम लगा देना सही नहीं है। हम देश के नेशनल पार्टनर हैं, हम लोग काम करते हैं देश में। नहीं, अभिषेक जी जो हम देखिए, आप समझिए, अभिषेक जी जांच रिपोर्ट निकल के आई है ना, जो हम लोगों ने देखा है, अधिकारियों से बात की है, उसमें लगभग सीएज की सारी जिम्मेदारी उसमें निकल के आई है कि सीएज ने कंपनी खुलवाई। अरे उसमें मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता सर, मैं बता देता हूं। आज तक टोटल मार्च तक 9,575 केस दाखिल हुए थे, मार्च 2020 तक। और उसके बाद भी सरकार ने कम से कम नहीं तो 4,000 के आसपास केस और दायर करे हैं। और इसमें टोटल 3+8 टोटल 11 सीए आज तक पकड़े गए हैं। और उसमें भी समस्या ये है कि कई केसेस में जिनको सीए बताकर प्रेस रिलीज दे दिया गया, जब वो हमारे इंस्टीट्यूट के पास आया तो पता चला वो सीए थे ही नहीं। आधे तो फर्जी लोग ऐसे घूम रहे हैं जो बताते हैं जी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। दूसरा, जहां तक इनके आंकड़ों की बात है, जो ये बार बार प्रेस रिलीज दे देते हैं रोज की कि हमने इस आदमी को पकड़ा, 300 करोड़ का स्कैम हो गया, 200 करोड़ का फेक बिलिंग हो गई, तो उसमें एज पर
सेक्शन ऑफ सीआरपीसी और जीएसटी लॉ में 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसका मतलब कि उन्हें अरेस्ट करने के 30 दिन के बाद तक एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए। कई केसेस में 6 महीने साल भर तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ, आदमी को जेल में रखा गया और हाई कोर्ट में जाकर बेल मिल गई। इसकी आप डिटेल कभी चर्चा करेंगे, जिस दिन ये विषय होगा तो उस दिन डिटेल में बहुत सारे केसेस बताऊंगा आपको इस तरह के। और देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। तो आपको बता दें, वित्त मंत्रालय पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हैं और फिर थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग और ठीक इसके बाद संसद जाएंगी निर्मला सीतारमण और वहां बजट पेश किया जाएगा। तो आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या इस बजट में लोगों को जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हैं। 11 बजे बजट जैसे ही शुरू होगा उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।